हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत। अरस्तु द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं किया गया है, वरन उसके अनुसार राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रमुख रूप निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना, जैसे जनतंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र या धनिक तंत्र के स्थान पर जनतंत्र स्थापित करना। दूसरा हो गया अनेक बार क्रांति किसी शासन व्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए नहीं, किंतु उसके आधारभूत तत्व की मात्रा को परिवर्तन करने के लिए होती है, जैसे जनतंत्र को अधिक या कम जनतंत्रात्मक बनाना। तीसरा हो गया यदि शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए शासन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन होता है तो वह भी क्रांति का रूप ही है। विशेष बात यह है कि एक देश के शासक वर्ग में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे उन परिवर्तनों से शासन व्यवस्था का मूल रूप अप्रभावित रहे, अरस्तु उन्हें क्रांति की संज्ञा देता है। अब हो गया क्रांति के कारण। अरस्तु ने क्रांति के कारणों की विवेचना तीन रूपों में की है। एक हो गया सामान्य कारण, दूसरा हो गया विशेष कारण, तीसरा हो गया विशेष कारण विशेष प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से संबंधित कारण। क्रांति का फर्स्ट हो गया सामान्य कारण। क्रांति के सामान्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। फर्स्ट हो गया असमानता। क्रांति का सामान्य कारण है उसका फर्स्ट हो गया असमानता। क्रांति का सर्वप्रथम कारण व्यक्ति की असमानता का अंत कर समानता प्राप्त करने के लिए लालसा। समानता के दो रूप होते हैं, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और यह महसूस करती है कि शासकों के समान होने के बावजूद भी हमारा उचित अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। आनुपातिक समानता का अर्थ योग्यता संबंधी समानता है और विशेष वर्ग आनुपातिक समानता की मांग करते हुए यह महसूस करता है कि धन विशेष वर्ग आनुपातिक समानता की मांग करते हुए भी यह महसूस करता है कि धन तथा योग्यता अन्य बातों की श्रेष्ठता के अनुपात में उन्हें राजनीतिक शक्ति में अधिक भाग में नहीं मिल रहा है। और पूर्ण और आनुपातिक समानता के इस पारस्परिक अवरोध का परिणाम क्रांति के रूप में में प्रकट होता है। अरस्तु के शब्दों में छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए। यही वह मनोदशा है जिससे क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है। दूसरा हो गया अन्याय। क्रांति का मूलभूत कारण अन्याय है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है तो तथा दूसरे वर्ग को जितना उससे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है तो असंतोष का उदय होता है और असंतोष क्या करती है कि वह असंतोष क्रांति को जन्म देती है। क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं, इसलिए अन्याय और दुर्भावना असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण है। देन हो गए विशेष कारण। अरस्तु ने क्रांति के विशेष कारण निम्नलिखित बताए हैं। नंबर 1 हो गया शासकों की धृष्टता और लाभ की लालसा। जब शासक वर्ग धृष्टता के वशीभूत होकर जनता के हितों की परवाह किए बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगता है तो उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। दूसरा हो गया सम्मान की लालसा। जब शासक किसी व्यक्ति को अनिश्चित रूप से योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना किसी कारण के किसी को अपमानित करता है तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। सी हो गया किसी प्रकार की उत्कृष्टता। किसी प्रकार की उत्कृष्टता का होना भी क्रांति का कारण है। जब किसी राज्य में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुट अन्य व्यक्तियों से उत्कृष्ट और शक्तिशाली हो जाता है तो वह शासन की सत्ता को सहन नहीं करता है, शासन सत्ता अपने हाथों में लेने की चेष्टा करता है। चौथा हो गया घृणा। घृणा क्रांति को जन्म देती है।
उदाहरण के अनुसार धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक किंतु अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो वह ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। तीसरा हो गया विदेशी तत्व। विदेशी तत्व भी क्रांति का कारण बन जाते हैं। यदि राज्यों में रहने वाले विजातीय तत्वों का भावात्मक एकीकरण न हुआ हो तो राज्य में सदैव ही क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि वे विजातीय तत्व विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर देते हैं। अब हो गया एफ, परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। क्रांति का एक कारण परस्पर विरोधी वर्गों धनी एवं निर्धन का राज्य में संतुलित होना भी है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रबल होता है तो सामान्य संघर्ष नहीं होता है, किंतु जब दोनों पक्षों की शक्ति बराबर होती है तो है और दोनों को विजय प्राप्त करने की आशा रहती है तो वे विद्रोह करके सत्ता हस्तगत करने का प्रयास करते हैं। अब हो गया विभिन्न राज्यों या शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण। प्रजातंत्र में क्रांति का विशेष कारण वाग्वीर डेमागोग्स होते हैं। ये वाग्वीर या डेमागोग सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने जोशीले भाषणों से जनता को धनिकों के विरुद्ध भड़काते हैं और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और अंत में उन्हें क्रांति के लिए विवश करते हैं। अनेक बार ये वाग्वीर नेता अपने जोशीले भाषणों के आधार पर स्वयं सत्ता हथिया देते हैं। धनिक तंत्रों में क्रांति दो विशेष कारणों से होती है। प्रथम हो गया शासकों के सर्वसाधारण के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार और दूसरा हो गया शासक वर्ग में फूट या दलबंदियां। धनिक तंत्र में तो ये हो गया दो कारणों से होती है। शासकों का जो है कि सर्वसाधारण के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार और शासक वर्ग में फूट। दूसरा हो गया कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में क्रांति को जन्म देने वाले तीन प्रमुख कारण होते हैं। प्रथम हो गया पद अथवा प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों में सीमित कर देना। द्वितीय हो गया किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अथवा असंतोष। तृतीय हो गया विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव। संवैधानिक तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण लोगों द्वारा अपने शासक वर्ग के समान योग्य और गुणशाली समझना। राजतंत्र या आततायी तंत्र में क्रांति प्रमुख इन कारणों से होती है। शासक या सामान्य जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार, जिससे जनता में शासक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। किसी प्रमुख व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान, जिससे वह षड्यंत्र और विद्रोह के लिए प्रेरित हो। विरोधी लक्षण वाले पड़ोसी राज्य का प्रभाव। अब हो गया क्रांतियों के प्रतिकार के उपाय। अरस्तु क्रांति के प्रतिकार के लिए दो प्रकार के उपायों का उल्लेख करता है, ये भी सामान्य और विशेष उपाय। सामान्य उपाय। क्रांति के प्रतिकार करने के सामान्य उपाय निम्नलिखित हैं। शासक और शासित में सद्भावपूर्ण संबंध। क्रांति के प्रतिकार का सबसे प्रमुख उपाय ये हो सकता है कि शासक वर्ग शासित में सद्भावनापूर्ण संबंधों को बनाए रखा जाए। क्रांति का सबसे प्रमुख कारण अन्याय होता है और क्रांति के प्रतिकार का सबसे महत्वपूर्ण उपाय सामान्य नागरिकों में यह भावना उत्पन्न करना कि शासक वर्ग द्वारा उसके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और इस दृष्टि से संविधान और शासन सभी व्यक्तियों के संतोष पर आधारित होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को उस पदों के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। भी हो गया नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित करना। क्रांति के प्रतिकार के लिए नागरिकों को संविधान की आत्मा के अनुरूप शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा के आधार पर इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि लोगों की सामाजिक भावनाएं, मूल्य, आदतें और व्यवहार शासन व्यवस्था के अनुरूप हो जाएं। शिक्षा के आधार पर किसी नागरिक में शिक्षा, देशभक्ति और निस्वार्थता की भावनाओं का संचार किया जा सकता है। अरस्तु ने इस उपाय पर बहुत अधिक बल दिया है कि एक स्थान पर उसने लिखा है कि सभी बातें जो मैंने संविधान को स्थायित्व प्रदान करने से संबंध में कही है, उन सब बातों में जो चीज संविधान को स्थायी रखने में सबसे महत्वपूर्ण है वह है शासन प्रणाली के अनुकूल शिक्षा। तीसरा हो गया कानून का पालन। राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि कानून का पालन व्यक्तियों के स्वभाव का एक अंग बन जाए।
नागरिकों के हृदय में कानून के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जाए। कानून के छोटे उल्लंघन पर सरकार को सजग होकर कठोर रुख अपनाना चाहिए और किसी भी रूप में कानून की अवहेलना की स्थिति को सहन नहीं किया जाना चाहिए। अरस्तु ने लिखा है, जिस प्रकार निरंतर उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे खर्चे सारे धन को खा जाते हैं, उसी प्रकार कानून के उल्लंघन की भावना का अज्ञात रूप में प्रवेश कर जाने पर राज्य को नष्ट कर देती है। चौथा हो गया राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं। राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार सामान्य जनता में असंतोष को जन्म देता है, अतः राजनीतिक सत्ता पर एक व्यक्ति या एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और राज्य में सभी व्यक्तियों तथा वर्गों को उचित अंश प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में अरस्तु यह सुझाव देता है कि राज्य के अधिकारियों का कार्यकाल अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे सभी लोगों को बारी बारी से सरकारी पदों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके तथा राज्य के पद कुछ परिवारों तक सीमित रह जाए। अब हो गया भ्रष्टाचार रहित शासन। भ्रष्ट शासन अनिवार्य रूप से क्रांति को जन्म देता है, अथवा शासन भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए और पदाधिकारियों का व्यवहार तथा आचरण संदेश रहित होना चाहिए। सर्वसाधारण को जो बात राज्य व्यवस्था का सबसे अधिक विरोधी बनाती है वह है सार्वजनिक धन का गबन और अपव्यय। अतः राज्य के शासन की सत्ता का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि शासक वर्ग अपने राजकीय पदों के आधार पर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त न कर सके। अब हो गया छठा हो गया विभिन्न वर्गों के में संतुलन की राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म दे सकता है। अतः शासक का कार्य दो विरोधी गुणों वाले लोगों को दिया जाना चाहिए। सद्गुणी लोगों के साथ धनवानों को तथा धनवानों के साथ निर्धनों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे राज्य में संतुलन स्थापित रह सके। संतुलन स्थापित करने का एक उपाय यह है कि प्रजातंत्र में धनिकों का धन, अल्पतंत्र में निर्धनों के अधिकार तथा सम्मान सुरक्षित रहने चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक संभव हो मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ाई जानी चाहिए। क्रांति के प्रतिकार के विशेष उपाय। क्रांति के प्रतिकार हेतु सामान्य उपाय सुझाने के बाद अरस्तु विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने वाले विभिन्न कारणों को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न उपायों का उल्लेख करता है। उसके अनुसार मिश्रित संविधानों में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली सभी स्थितियों पर सावधानी पूर्वक दृष्टि रखी जानी चाहिए। कुलीन तंत्र और वर्गतंत्र में निम्न वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और विभिन्न वर्गों में प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। वर्गतंत्र में सामान्य प्रशासनिक कार्य निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सौंपे जाने चाहिए, जिससे वर्गीय संतोष की भावना उत्पन्न हो। प्रजातंत्र में धनिकों को उनकी संपत्ति की रक्षा का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जनता लोकप्रिय वक्ताओं या जननायकों के बहकावे में न आकर क्रांति न कर बैठे। अरस्तु आततायी शासक टायरेंट को अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के उपाय बताता है। उसके अनुसार आततायी शासक के जासूस और विशेषता स्त्री जासूस रखे जाने चाहिए। स्वयं निरंतर आक्रामक नीति अपनाई जानी चाहिए और अपने राज्य की जनता को आक्रमण के भय से ग्रस्त रखा जाना चाहिए। इसके द्वारा नागरिकों के बौद्धिक जीवन को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अपराधियों को दंड तथा व्यक्तियों को सम्मान और पुरस्कार दिया जाना चाहिए। नागरिकों के भौतिक कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह दिखाया जाना चाहिए। अपनी वासनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अरस्तु के क्रांति का सिद्धांत। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.